जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 के आगे के क्वेश्चंस की। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया है ए एक प्राकृत संख्या है तो 1 से स्टार्ट होती है, बी एक सम प्राकृत संख्या है तो 2 4 6 8 10, सी एक विषम प्राकृत संख्या है तो 1 3 5 7 9 और डी एक अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और मुझे ये बात बताइए कमेंट सेक्शन में। एक बार आप खुद भी सोच के देखिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत से बच्चे इसकी गलत परिभाषा बताते हैं। इवन 12वीं कक्षा तक के बच्चे भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाता हो, तो इसका मतलब है ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए हम 1 की बात करें तो 1 में सिर्फ 1 का ही भाग जाता है, 2 में 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है, 3 में 1 का भाग जाता है, 2 और उसके बाद 3 का जाता है, फिर 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का खुद का जाता है। तो इसके 2 से ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये हो नहीं सकती, तो सबसे छोटी और ये इकलौती ऐसी संख्या है 2 जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हुई? 2। आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्याएं कौन सी है। अभाज्य संख्याएं सम नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़कर केवल ये 2 ही ऐसी संख्या हैं जो सम भी है और अभाज्य भी है। 3 के 2 गुणनखंड है, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। मान लीजिए 5 की बात करो तो 5 में 1 का भाग जाता है और 5 का जाता है। इसके बाद अगर 6 की बात करूँ तो 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का खुद का जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है। तो कौन कौन सी संख्याएं होती है? संख्याएं हैं आपके पास 2 3 5 7। तो ये लिख दीजिए 2 3 5 7, फिर 9 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, 11 13 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17, इस तरह से। क्लियर? अब कहाँ तक है ये इसमें नहीं पूछा गया है या नहीं बताया गया है कि कहाँ तक की आपको लेनी है संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो है वो अनंत तक होती है। अब आपको क्या क्या पूछा है उसकी बात करते हैं। आपसे पूछा है ए और बी में सर्वनिष्ठ क्या है, तो इसमें क्या है और इसमें क्या है, इन दोनों का कॉमन भाग बताना है। तो कॉमन भाग क्या आएगा? 2 4 6 8 10। ये किस में आएंगे? ए के अवयव क्या है? ये रहे, बी के अवयव ये रहे। इन दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन क्या आएगा? 2 4 6 8 10। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड की, तो आपको दिया गया है ए और सी में से, तो ए और सी में से कितना आएगा? 1 3 5 7 9, इस तरह से चलता रहेगा। और अगर हम बात करें थर्ड की, तीसरा आपको दिया गया है ए और डी में से। तो ए में देखो, ए और डी में से क्या है भाई? ए तो प्राकृत संख्या ही है और ये सारी प्राकृत संख्या है, तो सिंपल सी ये प्राकृत भी है और सम अभाज्य संख्या भी है। सम अभाज्य सिर्फ एक ही है, प्राकृत भी है और अभाज्य भी है। इसका मतलब है कि ये सभी संख्याएं इसमें आएगी। तो ये सारी संख्याएं लिख दीजिए, 2 3 5 7 11 13 17, सभी अभाज्य संख्याएं। और इसी तरह अगर हम बात करें चौथे की, तो आपको दिया गया है बी और सी में से जो कॉमन है। तो बी और सी में कोई कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हम बोलेंगे 5। इसमें 2 4 6 8 10 है, इसमें 1 3 5 7 9 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से क्या आएगा? 5। इसी तरह से बी और डी की अगर हम बात करें तो ये चौथा है, पांचवा। बी और डी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 4 6 8 10 है। तो इसमें और इसमें क्या है? अब देखो ध्यान से, ये 2 क्या है? बी क्या है? सम संख्या है। डी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ एक ही सम संख्या हो सकती है, कौन सी? 2। तो यहाँ लिख दीजिए, ये आपके पास हुआ। और छठा जो है आपका, वो क्या है? आपका होमवर्क, ये आपको करना है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है और थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा है कि कौन सा युग्म जो है वो असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब होता है उन दोनों में से कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उन दोनों का सर्वनिष्ठ अगर 5 होता है तब तो वो असंयुक्त है। अगर कोई अवयव आता है तो आप बोलोगे कि वो असंयुक्त नहीं है। सिंपल सा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया है, पहला भाग है इसका
1 2 3 4, तो हम इसे लिख लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए 1 2 3 4, और बी हम इसने दिया गया है, बी आपके पास एक प्राकृत संख्या है जो 4 और 6 के बीच की भी है और इन दोनों को भी लेना है, तो यानी कि 4 5 6, 4 5 और 6। तो आप देख सकते हो ए और बी में सर्वनिष्ठ क्या आ रहा है, देखो इसमें 1 2 3 4 है और 4 इसमें भी है, तो आप क्या बोलोगे, 4 इसमें कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये सर्वनिष्ठ नहीं, सर्वनिष्ठ तो है लेकिन असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त कब होगा, जब यहां पर 5 बन जाएगा, सिंपल सी बात। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड आपको दिया गया है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपको एक समुच्चय ले लेते हैं हम, और बी आपको दिया गया है एक विषम सी डी ई एफ, सी डी ई और एफ, सी डी ई एफ। तो आप देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो ए और बी में से कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है क्या, नहीं, ई आ रहा है, ई आ रहा है, लिख दीजिए, आई नहीं, ओ नहीं, यू नहीं, ई एक सर्वनिष्ठ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त, असंयुक्त नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे की, जो कि आपको दिया गया है x एक सम पूर्णांक है। सम मतलब अब सम पूर्णांक बोल रहा है। सम पूर्णांक कौन से होते हैं, जो जिसमें 2 का भाग जाता है, लेकिन पूर्णांक जो है वो ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। यहाँ पर इसने बताया नहीं है कि इसमें ऋणात्मक और धनात्मक कौन कौन सा है। तो सम पूर्णांक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ -4 -2 +2, आप देख सकते हो, फिर 4 6 8, ठीक है। और इसी तरह बी आपके पास क्या है, बी आपको दिया गया है एक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक है तो इसका मतलब इसमें सारे क्या आएंगे, ऋण आपके पास विषम संख्या आएंगी, तो -3 -1 +1 3 5 7 9, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा क्या, ए और बी में से, ये दोनों क्या है, इस तरह ये दोनों क्या है, रेलगाड़ी की पटरी, जो आगे जाके कभी नहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कभी कोई कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा, और जब कॉमन पॉइंट नहीं निकलेगा तो आप कह सकते हो कि यहाँ कितना आएगा, 5, और 5 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, असंयुक्त युग्म है। युग्म का मतलब भी होता है जोड़ा। अब एक ये रहा और एक ये रहा ना, इसलिए हमने यहाँ पर युग्म का प्रयोग किया है। तो असंयुक्त युग्म का मतलब हुआ कि इन दोनों में से एक भी कॉमन नहीं है। और मैंने पहले ही बताया था, इसको इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो, इसका मतलब होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट को आप इस तरह याद रखोगे, नो कॉमन, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। और जब कॉमन नहीं होगी तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो असंयुक्त फलन है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है, ए बराबर आपको दिया गया है संख्या यहाँ दी, बी बराबर आपको एक अलग समुच्चय, सी एक अलग समुच्चय, डी एक अलग समुच्चय। ए माइनस बी की बात कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। जैसे मान लीजिए ए आपको दे रखा है मैंने 1 2 और 3, और बी आपको दे दिया मैंने 1 और 2। ए माइनस बी की अगर आप बात करोगे तो क्या करोगे, वो अवयव को हटा दो, उन अवयव को हटा दो जो बी में से, ए में से उन अवयव को हटा दो जो बी के भी हैं। तो बी के अवयव क्या है, 1 और 2, वो ए में आ रहे हैं ना, तो बचा क्या, सिर्फ 3, ये आपका आ जाएगा। ये क्या है, ए 1 2 3 माइनस बी कितना है, 1 और 2, तो आप क्या करोगे, 1 और 2 इसमें से हटा दो, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3। सिंपल सी बात, इतना सा ध्यान रखना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है ए माइनस बी। ए में क्या है, 3। अब 3 6 9 12 15 18 संख्या में से संख्या मत घटा देना, जो हम गणित में करते हैं, संख्या में से संख्या नहीं घटानी है। यहाँ उस समुच्चय का, उस समुच्चय के उस अवयव को उठाना है जो ए में भी आ रहा है।
ए में ए माइनस बी अगर आप कर रहे हो तो बी के वो सभी अवयव जो ए में आ रहे हैं उन्हें आप हटा दीजिए, आपके पास ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी की बात करें तो देखो बी के वो सभी अवयव जो ए में आ रहे हैं, तो देखो बी के वो सभी अवयव मैं इसे इस तरह से लिख देता हूँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऐसा कर लेते हैं इस तरह से, तो ये आपके पास आ जाएगा बी है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक, वो अवयव हटा दीजिए, इनमें से ये वाले जो अवयव हैं वो इसमें आ रहे हैं क्या देख लीजिए। 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें आ रहा है, 15 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। सिंपल सी बात, बस इतना सा आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कंसेप्ट, सिंपल फार्मूला। यहाँ अगर हम देखें a माइनस डी की बात, तो a क्या है, a के अवयव देखो क्या क्या आपके पास। अब यहाँ मैं डायरेक्ट कर देता हूँ a माइनस डी, तो देखो 3 इसमें है क्या, नहीं है, ले सकते हो। 6 इसमें है क्या, नहीं है, ले सकते हो। 9 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 15 इसमें है, नहीं ले सकते हैं, हटा दो। 18 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर बाकी के इसमें जो अवयव हैं जैसे जो 20 है ना, वो इसमें हमने क्यों नहीं लिखा, वो तो इसमें भी नहीं है। अरे जब है ही नहीं तो लिखेंगे भी क्यों, सिंपल सी बात। b माइनस ए की बात करें तो देखो b माइनस ए की अगर हम बात करें तो 4 इसमें है क्या, नहीं है, ले लीजिए। 8 इसमें नहीं है, ले लीजिए। 12 है, नहीं ले सकते। 16, ये 16 इसमें है, इसमें नहीं है। b माइनस ए कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, तो ले सकते हैं। 20 ले सकते हैं, सिंपल। इसी तरह c माइनस ए की बात करें तो 2 ले सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है। 4 ले सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है। c माइनस ए की बात कर रहा हूँ। 6 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें है। फिर उसके बाद 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते, 14 ले सकते हैं और 16 ले सकते हैं। क्लियर। इसी तरह d माइनस ए की बात करें तो 5 इसमें है क्या, नहीं है, ले लीजिए। 10 इसमें है क्या, नहीं है, ले लीजिए। 15 है, छोड़ दीजिए। 20 इसमें नहीं है, ले लीजिए। इस तरह से आपको करना है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको सिर्फ एक आध बार प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप इस मेथड से लिख लीजिएगा, इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है। b माइनस सी की बात करें तो देखो 4 इसमें है क्या, नहीं है, लिख लीजिए। 8 इसमें है क्या, नहीं है, लिख लीजिए। 12 है, छोड़ दीजिए। 16 लिख लीजिए और 20 लिख लीजिए। b माइनस डी की बात कर रहे हैं, इसमें से इसको हटाना है, तो 4 इसमें नहीं है, ले लीजिए। 8 ले लीजिए क्योंकि 8 भी डी में नहीं है। 12 डी में नहीं है, ले लीजिए। 16 डी में नहीं है, ले लीजिए। 20 डी के अंदर है इसलिए नहीं ले सकते। c माइनस डी की बात करें तो 2 इसमें नहीं है, ले सकते हैं। 4 इसमें है, छोड़ दीजिए। 6 इसमें नहीं है, ले लीजिए। 8 इसमें है, छोड़ दीजिए। 10 इसमें नहीं है, ले लीजिए। 12 है लेकिन 12 इसमें भी है, छोड़ दीजिए। और 14 इसमें नहीं है, ले लीजिए। 16 इसमें है, छोड़ दीजिए। इसी तरह d माइनस बी, सी माइनस डी और d माइनस बी। अब d माइनस बी की मैं बात करता हूँ तो d और b ये रहा। तो देखिए 5 इसमें नहीं है, ले लीजिए। 10 इसमें नहीं है, ले लीजिए। 15 इसमें नहीं है, ले लीजिए। ये 10 है, ठीक है। और 20 इसमें है इसलिए छोड़ दीजिए। c माइनस डी की बात करें तो c और d में से 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इसमें 2 नहीं है, ले लीजिए। 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते, 12 ले सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है, 14 ले सकते हैं और उसके बाद 16 ले सकते हैं। अब d माइनस सी की अगर मैं बात करूं तो देखो 5, अब ये आपका अब होमवर्क है, आपको ये करना है। अगर सारे में करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
अच्छे से समझिए। फिर भी कोई डाउट होता है, तरीका मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, सर इस पर्टिकुलर टाइम पर इस वीडियो में मुझे ये समझ में नहीं आया। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 आपको दिया गया है, x बराबर ABCD है, y बराबर FBDG है। आपको x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है, x सर्वनिष्ठ y निकालना है। सिंपल कंसेप्ट है। x माइनस वाई की अगर हम बात करें तो x के जो अवयव है, y के जो अवयव है वो x में नहीं आने चाहिए। देखो a हम लिख सकते हैं क्योंकि a इसमें नहीं आ रहा, b हम नहीं लिख सकते क्योंकि b इसमें आ रहा है, c हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं आ रहा, d हम नहीं लिख सकते क्योंकि d इसमें आ रहा है। इसी तरह से y माइनस एक्स की बात करें तो f इसमें से नहीं आ रहा है, लिख दो, b इनमें से आ रहा है, छोड़ दो, d इनमें से आ रहा है, छोड़ दो, बचा क्या, g, या लिख दीजिए g, ये आपके पास हो गया। अगर x और y के सर्वनिष्ठ की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो जल्दी से, कॉमन क्या क्या आ रहा है, b कॉमन आ रहा है और d कॉमन आ रहा है। इस तरह से आपको ये करना है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 11 की तो आपको दिया गया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, r जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। आपको r माइनस क्यू ज्ञात करना है, r माइनस क्यू ज्ञात करना है। सिंपल, बहुत सिंपल। कैसे, आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या जो है वो दो भागों में डिवाइड होती है, या आप बोल सकते हो कि दो संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। कौन कौन सी, एक होती है परिमेय जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, p और q जो है वो पूर्णांक है। और अगर हम बात करें परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए वो अपरिमेय, जैसे √2 हो गया। √2 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि उसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर एक बात बताइए, ये वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याएं में से अगर मैं परिमेय संख्या जिसे हम q से दर्शाते हैं तो क्या बचेगा, तो वास्तविक में से अगर परिमेय हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ अपरिमेय। क्यों बचेगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिलके ही वास्तविक संख्याएं होती है। आप इसे इस तरह से देखिए, मान लीजिए अगर मैं इस q को यहाँ भेज देता हूँ तो r बराबर आ जाएगा अपरिमेय प्लस परिमेय, परिमेय को माइनस कर दोगे तो अपरिमेय बचेगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो आपका होमवर्क है। क्लियर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 आपको आया या नहीं आया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और उसके साथ साथ हम उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, व्हाट्सअप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। इजाज़त दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय